नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। मेरे प्यारे मित्रगणों, उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आनंद में जीवन जी रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे मित्रगणों, मेरे लाल और लालियों, जैसा कि आप जानते हो लास्ट क्लास के अंदर हमने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा जो पहला था। आज हम दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध की कहानी लेकर के आए हैं। क्या है आंग्ल मराठा युद्ध की दूसरे और तीसरे युद्ध की कहानी, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले में हमने सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि जैसी संधियां पढ़ी। क्या इसमें भी उसी प्रकार से संधियां होंगी? क्या ये भी एक अंग्रेजी प्रशासन के अधीनता वाला युद्ध होगा? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा और तीसरा, इसके बारे में हम बात करेंगे भाग 2 के अंदर। क्या है ये युद्ध, हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत जानते हैं। जैसा आप जानते हो लगातार हम अपनी क्लासेज कर रहे हैं और लगातार अपनी क्लासेज के अंदर हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और उसी बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत जैसा मैं हर बार आपसे कहता हूं कि भाई आप हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मेरे प्यारे मित्रगण नए जुड़े हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और सभी इस चैनल को शेयर करने का काम करें। जैसा आप जानते हो हम ये जो चैनल लेकर के आए हैं ये सभी के लिए फ्री है, मुफ्त है, निशुल्क है। आप सोच रहे हो मेरा कोई स्वार्थ है निशुल्क बताने में? नहीं मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं ऐसे भाई और बहनों की मदद करना चाह रहा हूं जो आर्थिक कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे, जो बड़े बड़े कोचिंग्स में जाने के लिए उत्साहित होते हैं लेकिन पैसे की कमी देख करके वो निराश हो जाते हैं। मैं ऐसे प्यारे मित्रगणों से अनुरोध करता हूं कि भाई वो निराश ना हो। अब आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई आपके साथ खड़ा है जो आपको निशुल्क तैयारी करवाएगा। बस आप उड़ने के सपने देखिए, उनको पंख लगाने का काम हम करेंगे। हौसलों को मजबूत बनाइए, उन हौसलों को हवा देने का काम हम करेंगे। बस आप अग्नि लगाने की कोशिश कीजिए, अग्निकांड हम बनाएंगे। बस आप अपने हौसलों को मजबूत बनाइए। ये चीज मैं आपके सामने निशुल्क लाया हूं और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो तैयारी मैं आपके सामने करवा रहा हूं यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े और अपने यारे प्यारे दोस्त, मित्रगण, भाई बहन सभी को जोड़े। प्लस जितने भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़ते हैं वो सभी एक शेयर जरूर किया करें। अब दूसरी बात आती है, क्या ये चैनल सिर्फ विद्यार्थियों के पर्पज से है? क्या हमारे देश के और युवाओं को जो तैयारी नहीं कर रहे, या हमारे देश के हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्ग, क्या उनको इस चैनल से कुछ देखने को नहीं मिलेगा? क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए रहेगा? नहीं भाई, मैं एवरी संडे फिलोसफी के कुछ कंटेंट्स आपके सामने लाता हूं। एवरी संडे मैं आपके सामने कुछ सामाजिक घटनाएं लाता हूं। एवरी संडे मैं आपके सामने कुछ दार्शनिक बातें लेकर के आता हूं जो जीवन को वास्तविक जीवन बनाने में मदद करती हैं। तो वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जो वास्तव में जीवन जीना चाहते हैं और जीवन का एक दर्शन पढ़ना चाहते हैं, एक दर्शन देखना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन दर्शन क्या है। उन सभी के लिए भी मैं एवरी संडे ये चीजें लेकर के आता हूं। तो सभी प्रकार के लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, केवल एक प्रकार के नहीं। लेकिन मेन मोटिव जो है मेरा वो बच्चों की मदद करना है, पढ़ाना है। तो मेन मकसद मंडे टू सैटरडे, मैं बात करता हूं मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे हमारा जो चैनल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास करवाता है और संडे के दिन दार्शनिक बातें आपके सामने लाता है या समाज में हो रहे कुछ घटनाओं को आपके सामने लाता है। तो सभी चैनल को दबा करके शेयर करना और सभी हमारे चैनल से जुड़ना। एक शेयर मांग रहा हूं हर व्यक्ति से, जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनसे एक शेयर मांग रहा हूं, सभी एक शेयर करना और सभी जोड़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या है? अगर मैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की मैं बात करता हूं तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वार। दोस्तों 1782 में संधि होती है सालबाई की। उसके बाद
महादनी सिंधिया की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि वो दोनों के बीच संघर्ष ना होने दे। 20 वर्ष तक ये संघर्ष जारी रहता है। फिर उसके बाद होता है 1795 में, 1795 में सवाई माधव राव एक पेशवा होते हैं। मैंने आपको बताया था नारायण राव के बेटे सवाई माधव राव, जो माधव राव से भी 1.25 गुना अधिक, जो ये वही है जो 40 दिन का शासक बना था। ये वही है जो 40 दिन की आयु में शासक बना था। जब ये 40 दिन का था, जब ये माता की गोदी में खेल रहा था, तब ये शासक बना था। 21 वर्ष की आयु में शनिवार वाड़ा में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मैंने बताया था जब मराठा साम्राज्य में इसका इतिहास करवाया, जब इसने खुदकुशी कर ली थी। रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है। जब ये खुदकुशी कर लेता है तो उसके बाद रघुनाथ राव तो गद्दार निकला था, लेकिन उसका बेटा जो था बाजीराव, वो तो मराठाओं का अंग था, उसे क्या बनाया गया? पेशवा बनाया गया। वह एक कमजोर पेशवा था। नाना फडणवीस जिन्होंने सवाई माधव राव को पेशवा बनाने का अभियान चलाया था, वे ही बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में एक उच्च पद पर रहते हुए उसका कार्यभार संभालते हैं। बाद में 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। जिसने सवाई माधव राव, इसको जिसने पेशवा बनाया था नाना फडणवीस, वही बाजीराव द्वितीय का कार्यभार भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय कमजोर पेशवा था और नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 1800 ईस्वी में। जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु होती है तो इस समय मराठा साम्राज्य के होलकर और सिंधिया वंश में बहुत संघर्ष होते हैं और इन संघर्षों में पेशवा का सहयोग सिंधिया वंश को मिलता है। मेरे प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही नाना फडणवीस मरते हैं, नाना फडणवीस की जैसे ही मृत्यु होती है तो क्या होता है? मराठा साम्राज्य अलग अलग वंशों में टूट जाता है। इधर ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़ और इधर पेशवा होंगे, और ये जो एरिया होगा इधर भोंसले होंगे, और इधर होलकर होंगे और इधर पेशवा होंगे। इधर पूना में क्या होंगे? पेशवा। ठीक, इधर क्या होंगे? गायकवाड़ बड़ौदा में। इधर क्या होंगे? सिंधिया होंगे ग्वालियर में। इधर होलकर होंगे और इधर क्या होंगे? तो भैया भोंसले। ये 5 छोटे छोटे टुकड़ों में मराठा साम्राज्य टूट गया। जैसे मराठा साम्राज्य टूटा तो भाई मराठा साम्राज्य के होलकर और सिंधियाओं में ये यशवंतराव होलकर है और ये दौलतराव सिंधिया है। होलकर और सिंधियाओं में ये देखिए नजदीक नजदीक थे, तो होलकर और सिंधियाओं में संघर्ष होता है। दोनों में जैसे ही संघर्ष होता है तो दौलतराव सिंधिया और होलकर, यशवंत राव होलकर के बीच ये लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसका साथ देता है पेशवा। बाजीराव द्वितीय जो होता है वो इसका साथ देता है। लिखा हुआ है मैंने, इन संघर्षों में पेशवा का सहयोग सिंधिया वंश को प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिंधियाओं का साथ कौन दे रहा है? पेशवा दे रहे हैं। लेकिन होलकर्स तो अकेले पड़ गए ना। लेकिन होलकर्स ने क्या ये युद्ध जीता होगा? तो भैया जहां तक लगता है होलकर्स हारे होंगे या नहीं हारे होंगे, यही देखना पड़ेगा हमें। तो होलकर्स इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। 1802 में पूना के पास हड़पसर क्षेत्र में यशवंतराव होलकर की सेना द्वारा पेशवा व सिंधिया वंश की सेना को हरा दिया जाता है। ठीक, अनुमान लगा रहे थे कि 2 लोग मिलकर उसको हरा देंगे। मैंने यही कहा आपको कि हारे होंगे, लेकिन नहीं, यशवंतराव होलकर ने बाजी पलट दी थी और दोनों को हरा दिया। कितनी इत्तेफाक की बात है, ये सोच के देखो, दोनों को हरा दिया। होलकर्स हारने चाहिए थे लेकिन जीत गए, क्योंकि अकेले तो होलकर्स थे ना, लेकिन अकेले होलकर्स ने दोनों को धूल चटाई और दोनों को हरा दिया। ऐसी स्थिति में बाजीराव द्वितीय जो उस समय पेशवा के पद पर थे, इन्होंने पूना के अपने साम्राज्य को छोड़ दिया। बाजीराव भाग गया अपने साम्राज्य को छोड़ के और बसीन क्षेत्र में चला गया। यशवंत राव ने पूना साम्राज्य में खुद को पेशवा न बनाकर विनायक राव को पेशवा बनाया। अब वो खुद को पेशवा नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे पता था अगर खुद पेशवा बन गया तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
उसने विनायक राव को बनाया, वो विनायक राव जो उसकी सारी बात मानता था, क्योंकि अगर वो खुद पेशवा बनता तो बाकी मराठा वंशों को इसके प्रति आपत्ति होती और सब मिलके यशवंत राव पर आक्रमण कर देते। यह विनायक राव यशवंत राव के नियंत्रण के हिसाब से कार्य करता था, ये यशवंत राव के कहे में चलता था, तभी तो इसको पेशवा बनाया। यशवंत राव ने बाजीराव द्वितीय को हराने के बाद विनायक राव को पेशवा बना दिया। उसको जैसे ही हराता है वो विनायक राव को पेशवा बनाता है। हालांकि हराया तो दौलतराव सिंधिया को था, लेकिन भाई विनायक राव पेशवा इसलिए बनता है क्योंकि पेशवा बाजीराव भागता है वहां से। अब पेशवा ही भाग गया तो फिर भाई अगला पेशवा तो जरूरी था। अब क्या होता है, अब इसी के बाद बसीन की संधि होती है 1802 में। बसीन की संधि कैसे होती है देखिए, इस संधि के तहत कुछ शर्तें लिखी गई। पहली, बाजीराव द्वितीय को सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को देना होगा। मराठों द्वारा निजामों से लिया जाने वाला चौथ कर बंद करना होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निजामों द्वारा अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। पहली शर्त थी इस संधि की कि भाई मराठों ने जो चौथ कर लगाया है उसे बंद करो, निजामों द्वारा वो कर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि निजाम सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुके थे, किनके साथ? गठबंधन पर हस्ताक्षर कर चुके थे अंग्रेजों के साथ। बाजीराव द्वितीय ने यह संधि का प्रस्ताव मंजूर किया कि मैं सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दूंगा। तीसरी शर्त, अंग्रेजी कंपनी द्वारा 6000 सैनिक बाजीराव द्वितीय के सहयोग के लिए दिए गए थे। अंग्रेजी सेना ने कहा कि अगर तुम ये हस्ताक्षर करते तो 6000 सैनिक हम देते हैं तुम्हें। यह 6000 सैनिक अंग्रेजी कंपनी द्वारा बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा बनाने के लिए दिए गए, परंतु बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनने के बाद यह सैनिक अंग्रेजी कंपनी को वापस नहीं देने थे, बल्कि इन सैनिकों का खर्चा बाजीराव द्वितीय को ही पेशवा बनने के बाद उठाना था। अंग्रेजों ने 6000 सैनिक चेप दिए बाजीराव को कि भाई इनको खिला पिला, तू ही रख, हमें नहीं चाहिए वापस, क्योंकि ज्यादा खा रहे होंगे इसलिए। अब पेशवा को वापस नहीं देने थे, लेकिन वो रखने थे। पेशवा बनने के बाद सारा खर्चा वही उठाता, तनख्वाह वगैरह सब वही देता। इसने तो आफत मोल ले ली थी, कहते ना उड़ता तीर। समझ जाओ अब आगे, पेशवा ने उड़ता तीर मान लिया। पांचवी शर्त क्या थी? बाजीराव द्वितीय को एक क्षेत्र जिसका मूल्य 26 लाख हो, वह क्षेत्र अंग्रेजों को देना होगा। पांचवें नंबर पे अंग्रेजों ने भीख मांगने की भी हद कर दी कि भाई 26 लाख का वह क्षेत्र हमें दे जिसकी कीमत हो 26 लाख। मराठों को सारी विदेश नीतियों पर अंग्रेजी कंपनी का नियंत्रण होगा। मराठों की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी होंगी उन सभी पे अंग्रेजी कंपनी नियंत्रित करेगी। अंग्रेजों का ही है, जिस कंपनी भी देश के साथ संघर्ष चल रहा हो उस देश के व्यक्ति की मराठा साम्राज्य में नियुक्ति नहीं की जाएगी। अंग्रेजों के साथ जिसकी बात बिगड़ रही हो उसको मराठा साम्राज्य अपनी सेना या अपने राज्य में नहीं रखेगा। यह शर्त किसने रखी? अंग्रेजों ने रखी। बाजीराव द्वितीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से 13 मई 1803 को फिर से पेशवा के पद पर आ गए, परंतु अब पेशवा पूर्ण आजादी के साथ अपना कार्य नहीं कर सकते थे और बहुत हद तक अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में ही कार्य चल रहा। वो पेशवा तो बन गया, लेकिन गुलाम पेशवा कहूंगा मैं, यहां खुद का अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगा। 1803 में दोबारा पेशवा बना, अब वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगा, बहुत हद तक वो किसके अंडर काम करेगा? अंग्रेजी कंपनी के। इस संधि के साथ मराठाओं का विघटन होना शुरू हो गया। मराठाओं का विघटन यानी कि मराठाओं का पतन होना शुरू हो गया। ठीक, अब मराठा क्या करेंगे? जो ये 5 क्षेत्र थे, सिंधिया, होलकर, भोंसले, पेशवा और गायकवाड़, ये पांचों एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। अब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, लेकिन इतना आसान थोड़ी था। उनको पनाह तो हमने दे दी, अब उनको मालिक हमने बना दिया, लेकिन अब हम युद्ध उनके खिलाफ छेड़ना चाहते हैं, तो क्या हम जीत पाएंगे? तो इसके तहत क्या हुआ? अंग्रेजों ने इन सभी छोटे छोटे गुटों के साथ संधियां कर ली, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे कि भाई लड़ हम नहीं पाएंगे अगर इकट्ठे हो गए। तो क्या करते हैं? हाथ मिला लेते हैं।
मैत्रीपूर्ण हाथ मिला लिया। और क्या हुआ मैत्रीपूर्ण हाथ मिलाने से? तो इसके तहत सबसे पहली संधि हुई अंग्रेजी कंपनी और सिंधिया वंश के बीच सुरजी अंजन गांव की संधि हुई 1803 में। पहली संधि की अंग्रेजों ने सुरजी अंजन गांव की संधि किन के साथ की? सिंधियाओं के साथ। भाई सारे अलग अलग करने पड़ेंगे ना, नहीं इकट्ठे होने के बाद तो अंग्रेजों का कर देते मटिया मेल। अंग्रेजी कंपनी ने दूसरी भोंसले वंश के बीच देवगांव की संधि की 1803 में, और अंग्रेजी कंपनी और होलकर के बीच राजपुर घाट की संधि 1804 में। अब इन तीनों वंशों के साथ संधि कर ली, प्लस पेशवा तो अंग्रेजों के अंडर काम कर ही रहे थे। इन तीनों के साथ अंग्रेजों ने क्या कर ली? संधि कर ली। फिर इसके बाद दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का उसी संधि के साथ समापन होता है। इसके बाद तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का आगमन होता है 1817 से 1818, एक साल तक। क्या कारण रहे तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के? ये जो तस्वीर है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की। हर आंग्ल मराठा युद्ध से पहले मैंने एक तस्वीर लगाई है, वो उसी आंग्ल मराठा युद्ध की है जिसका हम जिक्र करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब मराठों द्वारा कोई अभियान करा जाता था तो उनके सभी अभियानों में पिंडारी भी उनकी सेना में जुड़कर उनका साथ देते। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक नया शब्द आया, पिंडारी। वीर फिल्म देखिए, सलमान खान की वीर फिल्म, उस वीर फिल्म में पिंडारी होते हैं सलमान खान, ठीक है, और मिथुन होते हैं उसके साथ उनके पिता दद्दा के रूप में। तो पिंडारी क्या करते थे? वो मराठाओं का साथ देते थे जब मराठा कोई अभियान करते थे। तो पिंडारी कोई एक वर्ग का व्यक्ति नहीं होता था, इसमें सभी जात, सभी धर्म और सभी वर्गों के लोग होते थे। और वो मराठाओं का सहयोग इसलिए करते थे कि जब मराठा जीत जाते थे तो पिंडारी क्या करते थे? उस क्षेत्र में लूटपाट कर देते थे जीते हुए क्षेत्र में, जिससे पिंडारियों का गुजारा होता था। अब दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया था, क्योंकि दूसरे में इतनी संधि कर ली कि वो अंग्रेजों के अधीन काम करने लगे थे। इसकी वजह से जो पिंडारी लूटपाट करते थे उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो मराठाओं द्वारा कोई ज्यादा अभियान नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार पिंडारियों का भी कोई कमाई नहीं हो पा रही। अब पिंडारियों की कमाई नहीं हो रही थी क्योंकि उनका तो लूटपाट से घर चलता था। अब लूटपाट से चलता था तो भाई मराठाओं ने अभियान बंद कर दिए क्योंकि अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अब संधि कर ली तो भाई उन्होंने क्या किया? अब पिंडारियों ने खुद आक्रमण करना शुरू किया। अब पिंडारी कैसे आक्रमण करेंगे वो देखते हैं। तो पिंडारियों ने अपनी पूर्ति के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों, निजामों के क्षेत्रों, कर्नाटक के नवाबों के क्षेत्रों और मालाबार के क्षेत्रों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। पिंडारियों को क्या लेना देना कि भाई वो अंग्रेज है, पिंडारियों को कोई मतलब नहीं अंग्रेज है। उसने निजाम क्षेत्र को जीत लिया, लूटा, कर्नाटक को लूटा, मालाबार को लूटा और अंग्रेजी क्षेत्रों को भी लूट लिया जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक, अब पिंडारियों ने अपनी लूट निश्चित कर ली कि भाई मराठा तो अभियान चला नहीं रहे, हम लूटेंगे अपनी मर्जी से। फिर 1817 में उस समय के अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों पर आक्रमण करने के निर्देश दिए। हेस्टिंग्स ने कहा कि पिंडारियों पर अटैक करो। देखा ना जेके सराफ हेस्टिंग्स का रोल निभाता है वीर फिल्म में, वो अटैक करने की बात देता है, वो ऊंचे से किले से गोला बारूद चलाता, लेकिन जरीन खान भाई वीर के बिना नहीं रह सकती और फिर वो वीर का साथ देती है। ये इस प्रकार से फिल्म दिखाई गई है ना, ये वो देखना पिंडारी फिल्म, फिर आप समझ पाओगे। हेस्टिंग्स के इस निर्देश को मराठाओं ने उनकी संप्रभुता पर ठेस समझा और अंग्रेजों से इसका बदला लेने का निर्णय लिया और यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का पहला कारण बना। अब हेस्टिंग्स ने किस पर वार करने की बात कही? पिंडारियों पर। पिंडारी किसका सहयोग पा रहे थे? मराठाओं का। और यह बात मराठाओं को हजम नहीं, मराठाओं को ऐसा लगा कि भाई ये हमारे संप्रभुता पर ठेस है, ये हमारी सोवर्निटी पर ठेस है। वो अपनी सोवर्निटी को बचाने के लिए, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उन पर अटैक करने का फैसला कर लिया और यही तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनता है। अब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण जब बना तो क्या हुआ? अब देखना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठा साम्राज्य के अलग अलग वंश केंद्रों पर अपने निवास बना लिए थे ताकि
मराठों द्वारा कोई विद्रोह षड्यंत्र हो रहा हो तो उसे पकड़ लिया जाए। अब मराठाओं ने डिसीजन तो कर लिया अंग्रेजों पर अटैक करेंगे, लेकिन दूसरा जब युद्ध हुआ था तो उसी युद्ध के दौरान मराठाओं ने अपने छोटे छोटे कुटीर, अपने निवास स्थापित कर लिए थे मराठाओं के बीच में, ताकि अगर वो अटैक करने की सोचे भी या षड्यंत्र बनाए तो अंग्रेजों को पता चल जाए। अब पेशवा और गायकवाड़ वंश के बीच वित्तीय संघर्ष होना शुरू हो गए, इसलिए गायकवाड़ वंश ने अपने मंत्री गंगाधर शास्त्री को पूना साम्राज्य में पेशवा के पास भेजा और वहां पेशवा के एक मंत्री त्र्यंबक जी डांगलिया द्वारा गायकवाड़ वंश के मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। अब गायकवाड़ वंश का एक मंत्री था गंगाधर शास्त्री, जो पेशवा में जाता है पूना साम्राज्य में, और वहां पेशवा का जो एक मंत्री होता है, पेशवा का मंत्री जिसका नाम था त्र्यंबक डांगलिया, त्र्यंबक जी डांगलिया ने शास्त्री की हत्या कर दी। जैसे ही शास्त्री की हत्या होती है, अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गायकवाड़ वंश का सहयोग किया गया। अंग्रेजी कंपनी ने मौका उठाया, होलकर, सिंधिया और भोंसले के साथ तो उन्होंने संधि पहले कर ली थी, अब गायकवाड़ का एक व्यक्ति मर चुका है गंगाधर शास्त्री। अब ये अंग्रेजी कंपनी को पता था फूट डालो राजनीति कर रही थी, वो फूट डालो राज करोगी, तो उसने गायकवाड़ का साथ दिया। अब गायकवाड़ का सहयोग किया तो उन्होंने पेशवा को त्र्यंबक जी डांगलिया को उन्हें सौंपने का आदेश दिया, और इसके साथ अंग्रेजी कंपनी को पेशवा के विद्रोही बनने की आशंका हो रही। अब अंग्रेजों ने गायकवाड़ों का साथ देकर के कहा कि तुम डांगलिया को हमें सौंप दो, अगर डांगलिया को सौंप देते हो तो डांगलिया के बाद हम विद्रोह को शांत कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों की आभास हो रहा था कि भाई वो डांगलिया को नहीं सौंपेंगे, डांगलिया सौंपने के बजाय वो विद्रोही बनेंगे और विद्रोह करेंगे। ये आशंका किसे हो गई थी? अंग्रेजों को हो गई थी। अब जैसे ये आशंका अंग्रेजों को होती है तो क्या होता है, वो एक संधि करते हैं और उस संधि का नाम होता है पूना की संधि, और जो 1817 में होती है। संधि में क्या होता है, इसमें अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा के बहुत क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जैसे नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र। जहां विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था दक्षिण के तुंगभद्रा में, वो अंग्रेजी प्रशासन ने अपने अधीन ले लिया, और नर्मदा के उत्तर का क्षेत्र ले लिया। पूना संधि में यह समझौता हुआ था, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त, पेशवा गायकवाड़ वंश से किसी भी तरह का कर नहीं ले सकता। दूसरी बात यह कही गई कि पेशवा गायकवाड़ से कोई कर नहीं लेगा। तीसरी, पेशवा किसी भी भारतीय राजा के साथ संधि नहीं करेगा। यानी कि एक प्रकार से पेशवाओं को खत्म करना इनका निर्णय हो चुका था। जैसे बीजेपी ने हरियाणा में जेजेपी खत्म कर दी, भाई किसी के भी साथ आप वो गठबंधन करने लायक नहीं है दुष्यंत चौटाला जी, लेकिन ऐसी ही नीति अंग्रेज अपना रहे थे। सोचिए हरियाणा की राजनीति का संयोग कैसा बन गया। भाई यही तो हुआ था, जेजेपी ने उसके साथ गठबंधन कर लिया था, अब लोग उससे नाराज, अब जेजेपी की सीटें आना मुश्किल हो रही है, तो दोनों के गठबंधन से एक प्रकार से जेजेपी समाप्ति हो चुकी है। तो वैसे ये भी पेशवाओं को समाप्त करना चाहते थे, और यह भी तृतीय अंगल मराठा युद्ध का कारण बना था। अब कोई अपने वर्चस्व को समाप्त होते देख नहीं सकता, इसलिए ये तीसरे अंगल मराठा युद्ध का कारण बना। और इस युद्ध के अंदर हुआ कि अंत में पेशवा पूर्ण रूप से समाप्त होंगे, ये बात याद रखना, पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया जाएगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिया, और बाकी के मराठा वंश अर्थात भोसले वंश, सिंधिया वंश और होलकर वंश के साथ मिलकर विद्रोह की रणनीति बनाई। अब ये चारों एक हो चुके, भोसले, सिंधिया और होलकर और पेशवा चारों हो चुके थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। अंग्रेजी कंपनी से छुपकर पेशवा ने बहुत बड़ी सेना भी बना ली थी। बाकी वंशों को भी पेशवा द्वारा मदद करी गई ताकि वे भी बड़ी सेना बना सके। अब पेशवा ने बहुत बड़ी सेना बना ली और दूसरों की मदद कर रहा था कि तुम भी बना लो। लेकिन क्या होता है, पेशवा और सिंधिया वंश दूसरे साम्राज्यों से भी सहयोग लेने की कोशिश करने लगे, और उन्होंने उस समय के सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगी थी। परंतु इस कार्य में अंग्रेजी कंपनी द्वारा सिंधिया वंश को पकड़ लिया जाता है। अब वो दोनों रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगते हैं, लेकिन जैसे ही सिंधिया वंश मदद के लिए आगे बढ़ रहा होता है, अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही अंग्रेजों ने उसे पकड़ा
तो ये रणनीति फेल होगी और इसी पकड़ के साथ ग्वालियर की संधि होती है। सिंधिया ग्वालियर पर राज कर रहे हैं, तो इसी के तहत संधि होती है 1817 में। और 1817 में ग्वालियर में सिंधियाओं के साथ जो संधि होती है उसमें क्या कहा गया, उसमें यह बात हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया वंश के साथ ग्वालियर की संधि की और यह संधि नवंबर 1817 में हुई। इस संधि की शर्त कुछ इस प्रकार थी कि सिंधिया वंश को पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देना होगा। यानी कि इस संधि में कहा गया कि भाई पेशवा जिन पिंडारियों का साथ दे रहे हैं, तुम पिंडारियों के विरुद्ध हमारा साथ दोगे, यानी कि अंग्रेजों का साथ देना होगा। ऐसे में अब सिंधिया वंश पेशवा की कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद पेशवाओं द्वारा सीधा आक्रमण के संदेश भोंसले और होलकर वंश को दे दिए गए। इस प्रकार उन्होंने पूना में ब्रिटिश निवास स्थानों को आग लगा दी और नवंबर 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ हो गया। सिंधियाओं ने तो समझौता कर लिया, तो पेशवा ने होलकर और उनके भोंसले वंश को क्या कहा कि भाई तुम हमारा सहयोग करो, और तीनों ने मिलके अंग्रेजों के निवासों पर आग लगा दी और हो गई शुरुआत तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की। और इस युद्ध में हुआ क्या, भोंसले वंश के अप्पा राव भोंसले द्वारा नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी को आग लगा दी गई। अप्पा राव भोंसले ने किसको आग लगाई, ब्रिटिश रेजिडेंस एजेंसी को, जहां ब्रिटिशर्स रहते थे। इसके साथ पेशवा द्वारा किर्की के ब्रिटिश कैंप में आग लगा दी। पेशवा ने किर्की के ब्रिटिश कैंप में आग लगाई। सित्तलबदी के क्षेत्र में भोंसले वंश की सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच युद्ध हुआ, परंतु किर्की में पेशवा और सित्तलबदी में भोंसले वंश की सेना दोनों को पराजय मिली। भोंसले और पेशवा यहां दोनों हार गए। जैसे ही दोनों हारे, होलकर वंश ने भी महिदपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, परंतु वे भी इसमें असफल रहे। होलकर भी हार गए और अंग्रेजी सेना को इसमें विजय प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी द्वारा होलकर वंश के साथ 1818 में मंदसार की संधि की। अंग्रेजी सेना ने होलकर्स को हराने के बाद होलकर से एक संधि की, मंदसार की संधि। अब उनका मेन मकसद था पेशवा को समाप्त करना। इन सभी को तो समाप्त कर ही चुके थे, वो छोटे छोटे थे, तो इनको तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अब मंदसार की संधि में क्या हुआ, मंदसार की संधि में जो बाजीराव द्वितीय पेशवा थे वे दक्षिण की तरफ भाग गए और अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजी कंपनी को यह आशंका थी कि पेशवा फिर से वहां आकर उन पर आक्रमण करेंगे, इसलिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा और ज्यादा सेना पूना में बुलाई। क्या हुआ कि जो पेशवा था बाजीराव, वो साउथ में भाग गया। अब अंग्रेजी कंपनी को यह शक हो गया कि पेशवा दोबारा अटैक करेगा। अब दोबारा अटैक करेगा तो अंग्रेजी सेना ने अपनी और सेना पूना में बुला ली। ऐसे में अंग्रेजी कंपनी की सेना की एक टुकड़ी पूना आने के क्रम में रात को कोरेगांव, एक जगह है पूना के पास कोरेगांव क्षेत्र में रुकी, और पेशवा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु बाजीराव द्वितीय को कोरेगांव के युद्ध में पराजय मिली। इसके बाद बाजीराव द्वितीय फरवरी 1818 से लेकर जून 1818 तक अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भागता रहा। कंपनी ने और सेना बुलाई, कोरेगांव के पास सेना रुकी और वहां बाजीराव द्वितीय ने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि वहां वो हार गया। जैसे ही हारा तो वो फरवरी 1818 से जून 1818 तक लगभग 4 महीने अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, और उसके बाद जून 1818 में बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के साथ, और तब अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा पद को खत्म कर दिया गया। मैंने कहा था पेशवाओं को समाप्त करना इसका मकसद था, और उसने जैसे ही समर्पण किया तो पेशवा पद भी समाप्त हुआ। और जैसे ही पेशवा पद समाप्त होता है तो इसी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जितने भी क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने कब्जे में किए थे
वे अंग्रेजी कंपनी के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिए। जितने भी किले अंग्रेजी कंपनी ने जीते थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दे दिए। बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से अंग्रेजी कंपनी द्वारा निकालकर कानपुर के पास बिठूर नामक गांव में पेंशन पर भेज दिया, ताकि दूसरे भारतीय राजाओं को यह बताया जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। उन्होंने बाजीराव को अपने क्षेत्र से निकाला और सैलरी पर, पेंशन पर, तनख्वाह पर बिठूर नामक गांव में भेज दिया। उत्तर प्रदेश के पास कानपुर में बिठूर गांव है, वहां भेज दिया। ये लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। 7 समुद्र पार से आए लोग हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रच के इतने महान बन गए। क्यों? क्योंकि पहले तो हम ही क्या कर रहे थे, अपनों को हराने के लिए इन गधों की मदद ले रहे थे। अब एक बात सोच के देखिए, जब घर के मुद्दे हम हल ना करें और किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप हमारे घर में होने लग जाए तो समझ लेना विनाश का समय आ गया है। अपने घर के मुद्दे खुद सुलझाने चाहिए। किसी तीसरे का सहारा लोगे तो घर का विनाश होगा। यही कहानी हुई। मराठाओं ने क्या किया, किसी तीसरे जिसका अता पता ही नहीं था उसका सहारा लिया और उसका सहारा लेकर के अपने ही घर का विनाश कर लिया और खुद दर दर भटकने लगे। इनके यहां पेंशन पर रहने लगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना द्वारा पिंडारियों का भी अंत कर दिया और पिंडारियों के मुखिया आमिर खान, बॉलीवुड वाला नहीं, उन्हीं का एक मुखिया था आमिर खान, और करीम खान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया और अंग्रेजों का भारत में एक और बड़ा साम्राज्य पर कब्जा हो गया। इसी के साथ मराठा साम्राज्य का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया पूरे मराठा साम्राज्य पर, क्योंकि पिंडारियों के आमिर खान और करीम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसी के साथ एक और बहुत बड़े राज्य क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। ये कहानी थी दूसरे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की, जिसके बारे में हमने जाना। मेरे प्यारे मित्रगणों, किस प्रकार से हम अंग्रेजों के गुलाम होते जा रहे थे वो मैंने आपको दिखाया। और इसी के साथ मध्यकालीन भारत का अंत होता है। अरब आक्रमण से जिसका सफर हमने शुरू किया अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत, और आंग्ल मराठा युद्ध पर उसका समापन किया। दिल्ली सल्तनत के रास्ते से मुगल सल्तनत होते हुए हमने ये सफर को पढ़ा। तो पूरे मिडिवल इंडिया में कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जो आपके नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं इसके साथ क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और साथ में मैं कंटेम्परेरी मॉडर्न इंडिया भी लेके चलूंगा। यानी कि इसके क्वेश्चन के साथ साथ आपको मॉडर्न इंडिया भी कवर करवाया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मैं लेके आऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज होगी वो सीजीएल में आए हुए हों या यूपीएससी में आए हुए हों या पीसीएस में आए हुए हों या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हों, उन सभी के क्वेश्चंस मैं उठा करके लाऊंगा। और उस सीरीज का नाम मैं रखूंगा भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र क्यों? तो आपने रामायण महाभारत में सुना होगा, बहुत बड़ा अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र था भार्गव अस्त्र, जो सृष्टि का विनाश कर सकता था। तो भार्गव अस्त्र यानी कि आपके आने वाले एग्जाम्स में सभी क्वेश्चंस को आप फाइट कर सको, सभी को उंगलियों पे सॉल्व कर सको, वो सीरीज भार्गव अस्त्र मैं आपके सामने लाऊंगा। प्लस जो मॉडर्न इंडिया का बैच चलेगा उसका नाम भी मैं जल्द ही अनाउंस आपके सामने करूंगा। सीरीज का नाम इसलिए कर दिया क्योंकि मैं पर डे 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके सामने रखा करूंगा उस सीरीज के, उस क्वेश्चंस के, और उसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका मॉडर्न इंडिया का चलता रहेगा। और इसी के साथ हम मध्यकालीन भारत को समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे मित्रगणों, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा उनको भी शेयर करना। जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। वो सभी मिलकर इस क्रांति में सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। तो इसी के साथ हम मध्यकालीन भारत की समाप्ति के साथ
अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले नए अंदाज में, नए बैच के साथ। तब तक जाइएगा नहीं, इन्हीं क्लासेज को देखते रहिए और इन्हीं क्लासेज के साथ सीखते रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए अंदाज और एक नए चैप्टर्स के साथ, नए तथ्यों के साथ, नए गुणों के साथ और नए पात्रों के साथ आपके सामने जल्द ही उपस्थित हो रहा हूं, एक नया आरंभ लेकर के, एक नया अध्याय लेकर के। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।